हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। ई गवर्नेंस का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एरियाज ऑफ ई गवर्नेंस और रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल ई गवर्नेंस पॉलिसी, और एनईजीपी क्या है और एनईजीडी क्या है। और फ्रेंड, उसके बाद इसके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जैसे कॉमन सर्विस सेंटर इस टाइप के, और उसके बाद करेंगे डिस्कस एनएसडीजी। तो आइए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द एरियाज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का इन एरियाज में क्या रोल होगा, यानी अगर ई गवर्नेंस हमारी अर्बन एरियाज में आती है तो उससे क्या हमारी सुविधाएं बढ़ेंगी या क्या हमें फैसिलिटी मिलेगी, उसकी बात की गई है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें 4 पॉइंट हैं। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैंने इसमें बहुत सारी मेमोरी टेक्निक यूज की हैं, और कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स लेकर के डाउनलोड कर करके छोड़ देते हैं, क्लास करते नहीं है। तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई। आप 1-2 घंटे तो लगा ही सकते हो एक चैप्टर पे, है ना। अपने आप से रट्टा मारोगे, इससे समझ लो, उसके बाद में रीडिंग मारोगे तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, जो अर्बन एरियाज में ई गवर्नेंस का रोल है वो 4 पार्टों में है, यानी फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल्स एंड टैक्सेस, म्यूनिसिपल सर्विस एंड रोड एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें तो इसमें है इश्यूएंस ऑफ टाइम टेबल ऑफ बसेस। भाई, बस का क्या टाइम टेबल होगा। दिल्ली से पंजाब जाने वाली बस 9 बजे जाएगी या 12 बजे जाएगी। दिल्ली से देहरादून जाने वाली बस कितने बजे जाएगी। अर्बन एरियाज में जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट होगा उसके ये काम है ई गवर्नेंस के थ्रू, यानी ऑनलाइन हमें पता लग जाएगा। टिकट बुकिंग फैसिलिटी हमें ऑनलाइन पता लग जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन डिमांड मैनेजमेंट, भाई ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड कितनी है, यानी मैं देखूंगा देहरादून के लिए कितने लोग जा रहे हैं। जो मुझे बस ऑलरेडी हैं 4 बस, वो सफिशेंट है या मुझे 1-2 बस और बढ़ानी है, मुझे वो देखना होगा। और यह है कंजेशन मैनेजमेंट प्लान, यानी कंजेशन का मतलब जहाँ पे कंजेस्टेड एरियाज हैं, जहाँ भीड़ भाड़ वाले छोटी सड़कें हैं, छोटा एरियाज है, वहाँ पे मुझे किस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट करने हैं। छोटी बस करनी है, बड़ी बस करनी है, या कैसे करने हैं, उसका मैं प्लान करूँगा। ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट प्लान, भाई ट्रांसपोर्टेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, यानी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या क्या और फैसिलिटी हम बस में दे सकते हैं। जैसे अब सिक्योरिटी वाला एक बंदा बैठा रहता है डीटीसी की बस में, अगर आप नोटिस करेंगे तो, स्पेशली नाइट में 7-8 बजे के बाद में। तो इस तरीके की कुछ सेफ्टी या कुछ फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं। उसके बाद है फ्रेंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल्स एंड टैक्सेस। तो इसमें हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारी कवर हो जाएंगी, जो भी अर्बन एरियाज में हम करते हैं। ऑनलाइन रिचार्ज, ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन इस टाइप की बहुत सारी सर्विस आ जाएंगी। पेमेंट ऑफ बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स। और हम ईएमआई पेमेंट, अगर हमने ईएमआई पे किसी बैंक से, गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, हाउस टैक्स या किसी हाउस की या किसी और की ईएमआई दे रही है तो उसका पेमेंट हमें करना होगा ऑनलाइन। उसके बाद है फ्रेंड म्यूनिसिपल सर्विस, जो हमारी म्यूनसिपलिटी होती है, नगर पालिका, वो क्या क्या सर्विस देगी। वो देगी हाउस टैक्स असेसमेंट, बिलिंग एंड कलेक्शन। वो देखेगी कि हाउस टैक्स आपका कितना बन रहा है और उसका कलेक्शन करेगी। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, आपके नाम पे, मतलब पटेल नगर में किस पर्सन के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, कब खरीदी, उस सब का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी हर डिस्ट्रिक्ट की नगर पालिका। रजिस्ट्रेशन एंड अटॉर्नी जो प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी जो भी खरीद रहे बेच रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी। तो फ्रेंड्स, ये और अगर हम किसी जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उसका साइट प्लान पहले, या हम कोई ब्रिज बना रहे हैं तो उसका हमें जो प्लान है वो म्यूनसिपलिटी से ऑथोराइज कराना होता है। आपने कई मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा ना, जो विलन लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई, ऑफिसर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि हमारी ये बिल्डिंग है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको अप्रूव कर दो, और ये म्यूनसिपलिटी डेथ सर्टिफिकेट भी इश्यू करेगी। उसके बाद है रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी जो रोड एंड ट्रैफिक है उसका क्या काम होगा भाई, वो रोड एंड ब्रिजेज का नेटवर्क कहाँ कहाँ किस तरीके से जाना चाहिए उसको मैनेज करेगी। रोड कंस्ट्रक्शन और उनकी मेंटेनेंस करेगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट यानी ट्रैफिक लाइट की या बाकी चीज़ों की मैनेजमेंट, ट्रैफिक पुलिस का मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, कहाँ किसकी ड्यूटी कितने लोगों की लगनी चाहिए, उस सब की जानकारी ये देगी।
सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाएगी, एक्सीडेंट होगा तो क्या करना चाहिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगी पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की। तो फ्रेंड इसके लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है छोटी सी, ये है टोमर। टोमर आप याद रख सकते हैं, अर्बन टोमर करके भी याद रख सकते हैं। टोमर में T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, O फॉर ऑनलाइन पेमेंट और M फॉर म्यूनिसिपल सर्विस, R फॉर रोड एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आप याद इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं रूरल एरियाज में ई गवर्नेंस का क्या इम्पोर्टेंस है। रूरल एरियाज में अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे 4 वो हैं अर्बन की तरह। इसमें एक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होगा, एग्रीकल्चर में सीड टेस्टिंग, सीड नेटवर्क, एक हमने सीड का यानी बीजों का नेटवर्क बना दिया जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होंगी, एग्रीकल्चर की फसल होंगी उसके रिगार्डिंग। उसमें ऑयल मैनेजमेंट, ऑयल का किस तरीके से हमें मैनेज करना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से इसकी सीड लेने हैं। मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, भाई कहाँ उनकी मार्केटिंग करनी है, गवर्नमेंट उसमें हेल्प करेगी या प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके। तो उस तरीके के कुछ कदम उठाए जाएंगे जिससे हमारे फार्मर्स को कुछ फैसिलिटी मिल जाए। पंचायत जो होगी रूरल एरिया, तो इश्यू ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर एडिंग नेम इन द वोटिंग लिस्ट, यानी जो काम नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो अर्बन एरिया में म्यूनिसिपलिटी का होता है, उसमें से ज़्यादातर काम रूरल एरियाज में पंचायत के होते हैं। प्रोवाइड बेज पे एम्प्लॉयमेंट टू द नीडी, जिन लोगों को ज़रूरत है कि भाई उन्हें काम नहीं मिल रहा तो उनको काम भी दिलवाने में मदद करेगी। और उसके बाद है एग्रीकल्चर पंचायत। थर्ड है लोकल इन्फॉर्मेशन, ई समाधान। हमने एक ई समाधान पोर्टल बना दिया कि अपने एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर दीजिए। प्राइस ऑफ फर्टिलाइज़र एंड सीड्स, किन किन एंटीवाइट इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के या फर्टिलाइज़र्स के या सीड्स के क्या क्या प्राइस हैं, लोन रेट क्या है अगर हम एग्रीकल्चर लोन लेते हैं तो। उसके बाद है लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ज़मीन का कैसे तो होगा। ये कह रहा है ई गवर्नेंस इन दिस एरिया मिलियंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन इन द वेरी शॉर्ट स्पेन। भाई जो फार्मर्स होते हैं उनके पास ज़मीन ही एक बड़ा जरिया होता है तो उनके। तो फ्रेंड्स रूरल एरियाज में इन चारों टेक्निक को याद करने के लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई। ये है रूरल अपोलो हॉस्पिटल। रूरल तो मैंने रूरल के लिए बोल दिया, अपोलो, अपोलो का ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर, पी फॉर पंचायत और डबल एल में फर्स्ट एल फॉर लोकल इन्फॉर्मेशन एंड सेकंड फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो अपोलो हॉस्पिटल के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट जो एरियाज है वो है ई गवर्नेंस इन हेल्थ। हेल्थ में ई गवर्नेंस का है अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन कौन कौन सी किस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है या नहीं है या कहाँ मिल सकती है उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। स्पेशल हेल्थ कैंप, हम हेल्थ कैंप कहाँ लगने वाला है मेरी एरिया में उसकी जानकारी इससे ले सकता हूँ। फैसिलिटीज़ एज आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी के लिए ना हर डिस्ट्रिक्ट में 10-20 लेडीज़ों को नॉर्मली आंगनबाड़ी सेंटर के लिए अपॉइंट किया जाता है। उनका क्या काम होता है, उनके काम होता है कि उनके एरियाज में जहाँ तक उनकी रेंज है कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है या कोई भी बीमार है तो उसको सामुदायिक केंद्र यानी जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें पहुँचाना, उनका चेकअप कराना और जो गरीब हैं उनको राशन मिल रहा है, BPL वालों को, ये सब देखना होता है आंगनबाड़ी वाली का काम। ई गवर्नेंस की बात करें एजुकेशन में तो इसका काम होगा भाई बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी बच्चों के लिए, और कंप्यूटर एजुकेशन यानी बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन भी प्रोवाइड कराएगी। और इसमें आप 10th और 12th का रिजल्ट भी देख सकते हैं। ई बुक और ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी इसमें दी जाएगी ई गवर्नेंस इन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स ये हमारे एरियाज ऑफ ई गवर्नेंस हो गए हैं। अर्बन एरियाज में 4 हैं टोमर और रूरल में भी 4 हैं अपोलो हॉस्पिटल। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन में आप लिख सकते हैं बेसिक से 4-5 पॉइंट हैं। उसके बाद हम देखते हैं रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग सक्सेसफुल ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यह है ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क अक्रॉस द नेशन विद इनफ बैंडविड्थ। ये कह रहा है कि हमारे पास सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी इंस्टॉल करने के लिए
सक्सेस क्या होना चाहिए, ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क होना चाहिए अक्रॉस द नेशन, पूरी कंट्रीज में। फ्रेमवर्क का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंप्यूटर्स या मेरे पास बिल्डिंग्स होनी चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉय को बैठा सकूँ, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होना चाहिए, फ्रेमवर्क में आ जाएंगे ये। पूरी कंट्रीज में अक्रॉस द नेशन विद इनफ बैंडविड्थ, यानी ऐसे होने चाहिए जो पूरी कंट्रीज के सिटीजन्स के लिए इनफ हो, सफिशेंट हो, यानी वो इतनी कैपेसिटी का होना चाहिए जो पूरी कंट्री की को संभाल सकें। कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग द सर्विस रीच इन रूरल एरियाज, जैसे ई गवर्नेंस कियोस्क इन रीजनल लैंग्वेज, यानी मुझे कुछ कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क भी होंगे। कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क यानी कि आप देखेंगे ना लोकल एरियाज में जगह जगह पर क्या टावर लगे होते हैं टेलीफोन, या अब तो कम होती हैं, पहले एक कियोस्क होते थे, इंफॉर्मेशन कियोस्क कुछ जगह पे लग भी गए कि भाई आप उनमें रीजनल लैंग्वेज में देखेंगे। जैसे बस स्टैंड हो गया, बस स्टैंड पे आप देखेंगे, अभी इंडिया में ये चीज़ कम है कि कौन सी बस आने वाली है, कितनी जाने वाली है, इस तरीके का एक सिस्टम वहाँ पे लगा होगा रीजनल लैंग्वेज में। तो ये हो गया कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क हो गया जिससे सर्विस रीच रूरल एरिया तक पहुँच जाए। थर्ड है एनसीडी, नेशनल सिटीजनशिप डाटा, विच इज प्राइमरी यूनिट ऑफ डाटा फॉर ऑल गवर्नमेंट B&H एप्लीकेशन। तो ये भी हमारा प्राइमरी डाटा होगा, जो नेशनल सिटीजनशिप डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इंटर ऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ सिक्योर इंफॉर्मेशन। देखो हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे इंफॉर्मेशन सिक्योर हो, लेकिन इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन हमें सभी जो हमारे पुराने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर थे उन पे भी मिल जाए और नए वालों पे भी मिल जाए, यानी कि वो ऐसी हो, इंटर ऑपरेट कर दे। देखो जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट अगर वो है वर्ड का डॉक्यूमेंट है और अगर हम उसे पावर पॉइंट में खोलें तो पावर पॉइंट में भी खुल जाता है, अगर हम एक्सेल में खोलें एक्सेल में भी खुल जाता है, अगर आप ओपन विथ PDF करें तो PDF में भी खुल जाता है। तो उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट विच इज इंटर ऑपरेटेबल, यानी कि अदर सिस्टम में भी वो खुल जाए, तो इस तरीके को हम नाम देते हैं ये। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं डाटा सेंटर्स टू हैंडल डिपार्टमेंट वर्क फ्लो, यानी हमें डाटा सेंटर बनाने होंगे जो वर्क फ्लो को हैंडल कर सकें। डाटा सेंटर का क्या काम होगा, ऑटोमेशन, कोलैबोरेशन, इंटरेक्शन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद ऑथेंटिकेशन, यानी डाटा सेंटर का काम होगा डाटा को कलेक्ट करना और पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कराना, पब्लिक को एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। सिक्योर डिलीवरी फ्रेमवर्क बाय मीन्स ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि हमें एक डिलीवरी फ्रेमवर्क भी बनाएंगे। ये तो भाई सिक्योरिटी की बात होगी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कैसे डिलीवर करना है पब्लिक को, इसके लिए फ्रेमवर्क बनाएंगे, यानी वेबसाइट, एप्लीकेशंस, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या पर्टिकुलर स्टेट के लिए इंटरनेट बना देंगे। कनेक्टिंग अक्रॉस स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि नेटवर्क बना दिया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गए और स्टेट गवर्नमेंट भी, और उसको फिर लिंकअप कर दिया। उसके बाद है सजेशन। तो फ्रेंड इसकी ना जो हमें अभी रिक्वायरमेंट पड़ी है, इसकी एक मेमोरी टेक्निक है, ये देख लेते हैं। मेमोरी टेक्निक है, मुझे CFA की क्लास ऑनलाइन लेने के लिए उनके डाटा सेंटर से सिक्योर डिलीवरी फ्रेमवर्क के माध्यम से प्राइमरी यूनिट की क्लास स्टार्ट करनी है विद एनफ बॉन्डिंग। मुझे बैठना होगा इनफ बॉन्डिंग, यानी मुझे बॉन्डिंग बनानी होगी खुद से कि मैं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स CFA की क्लास के लिए CF हमारा आ गया कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क, और डाटा सेंटर हमारे डाटा सेंटर होना चाहिए जो वर्क फ्लो को हैंडल करेंगे, और सिक्योर डिलीवरी फ्रेमवर्क हमारे पास होना चाहिए, और प्राइमरी यूनिट, तो प्राइमरी यूनिट ऑफ डाटा जो पॉइंट नंबर 3 में है, और उसके बाद इनफ बैंडविड्थ का फ्रेमवर्क हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद है सजेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग सक्सेसफुल ई गवर्नेंस। सजेशन देख लेते हैं, यानी कि किस किस चीज़ों को इम्प्रूवमेंट या क्या करके
या क्या करने के बाद हमें ई गवर्नेंस को इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये है क्रिएट लिटरेसी एंड कमिटमेंट टू ई गवर्नेंस एट हाई लेवल। तो ये कह रहा है कि पहले आप हाई लेवल यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनकी एज 50-55 साल हो चुकी है, जो रिटायर होने के बहुत करीब हैं, उनमें लिटरेसी का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी, आईटी रिलेटेड लिटरेसी बनाओ और उनसे कमिटमेंट लो कि भाई वो, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो प्लान बना दिया कि हम करेंगे, लेकिन ऑफिसर्स लोगों का कमिटमेंट भी लो कि वो सपोर्ट करेंगे। तो ये कैसे होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड मैंडेटरी फॉर पर्सन एट टॉप। ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे और जो पर्सन टॉप पे हैं, है ना, ऑफिसर लेवल के, उनके लिए ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दी जाएगी। कंडक्ट ए यूजेबिलिटी सर्वे फॉर असेसमेंट ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। मैंने इन पॉइंट के ऊपर ना शॉर्ट मेमोरी टेक्निक बनाई है बहुत अच्छी, तो वो आसानी से आप कर सकते हैं, डोंट वरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सर्वे करना पड़ेगा कि कितने लोग जो है अंडरस्टैंड, यानी कि कितने लोग अंडरस्टैंड यानी समझने के काबिल हैं ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को। तो ये है ना, ए रेडीनेस एक्सरसाइज इन ऑल स्टेट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू अंडरस्टैंड दियर लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ई गवर्नेंस। यानी कि वो कितना जानते हैं ई गवर्नेंस के बारे में और कितना उनका लेवल है। 10% है तो हमें भाई ज़्यादा ट्रेनिंग देनी होगी उसके अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट एंड रेप्लिकेटिंग सक्सेसफुल वंस। देखो हमें क्या करना होगा, हमें पहले पायलट प्रोजेक्ट का मतलब कि ड्राफ्ट फॉर्म में, है ना, यानी कि अभी कंप्लीट उसको हम मेन बोर्ड पे यानी मेन काम उससे नहीं कराएंगे, अभी एक तरह से आप टेस्टिंग समझ सकते हो। और उसको हमने काम करवा के देखा, कुछ लोगों को एप्लीकेशन यूज करने के लिए दे दी कि भाई आप करके देखो जो काम एक्चुअल में होना चाहिए। और उनमें से जितने सक्सेसफुल होंगे उनको रेप्लिकेट का मतलब है रिपीट करना, कॉपी करके रिपीट कर दिया सक्सेसफुल वन। जो जो सक्सेसफुल होंगे उनको रिपीट कर देंगे। फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस इन ई गवर्नेंस। तो इसका मतलब है कि हमें दूसरों के डेवलपमेंट से सीखनी चाहिए कुछ बातें, यानी कि सब कुछ गलती अपने आप करें और फिर सीखें। तो फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस इन ई गवर्नेंस। अगर किसी और कंट्री में ई गवर्नेंस ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है तो हमें वहाँ की क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस थी, उन्होंने कैसे कैसे किया, वो भी फॉलो यहाँ पे करनी होंगी। उसके बाद है बिल्ड नेशनल रिसोर्स डाटाबेस फॉर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। हमें एक डाटाबेस रेडी करना होगा जिसमें नेशनल वाइड पूरे देश के रिसोर्सेज ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए कहाँ से आएंगे, कहाँ से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की पर्सन्स कहाँ से आएंगे, उस सबको देखना है। 6 है मैनेज एंड अपडेट कंटेंट ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट एफिशिएंटली एंड रेगुलरली। ये कह रहा है कि कंटेंट इज द हार्ट ऑफ एनी आईटी प्रोजेक्ट, इट शुड बी रेलिवेंट एंड अपडेटेड। ये कह रहा है ई गवर्नेंस को लाने के लिए हमें सभी गवर्नमेंट वेबसाइट पे कंटेंट जो है अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक हार्ट है आईटी प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके यार 6 पॉइंट हो गए हैं। ये फर्स्ट है क्रिएट, हमें लिटरेसी क्रिएट करनी पड़ेगी और टॉप मैनेजमेंट से कमिटमेंट लेना होगा। उसके बाद हमें एक सर्वे करना होगा कि कितने वो लोग काबिल हैं एक्सेप्ट करने के ई गवर्नेंस को, उसके हिसाब से ट्रेनिंग देनी होगी। थर्ड है पहले हमें पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और उनमें से जो जो सक्सेसफुल हैं उनको रिपीट कर देना, यानी उनको मेन बोर्ड में ला देना है। हमें बेस्ट प्रैक्टिस ई गवर्नेंस की फॉलो करनी है और हमें नेशनल रिसोर्सेज के लिए एक डाटाबेस बनाना होगा। उसके बाद हमें मैनेज एंड अपडेट कंटेंट गवर्नमेंट वेबसाइट पे अपडेट करना होगा। इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, वो ये है ICSI ने नेशनल सर्वे कराया कि लिटरेसी कम होने के बाद भी स्टूडेंट 12th में ही CS के लिए बेस्ट हैं। तो अगर हम बात करें ICS की, तो फ्रेंड नेशनल सर्वे कराया, तो यहाँ पे हमने सर्वे कराया पॉइंट नंबर 2 में सर्वे आ गया है। उसके बाद में लिटरेसी रेट यानी फर्स्ट वाले में आ जाएगा क्रिएट लिटरेसी और कमिटमेंट लेनी है। उसके बाद हमारा है बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ई गवर्नेंस में फॉलो करनी है।
तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे सिंपल है, लिटरेसी क्रिएट करनी है, टॉप मैनेजमेंट का कमिट लाइन लेना है। उसके बाद फ्रेंड हमारा नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP। NEGP का पहले एक लाइन में हम मीनिंग समझ लेते हैं। हमने इस कंट्री को इलेक्ट्रॉनिकली चलाने के लिए एक प्लान बनाया, दैट इज NEGP, जो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, रिलेटिंग टू होल कंट्री रेदर देन एनी सिंगल पार्ट ऑफ ए कंट्री। यानी हमने पूरी कंट्री को इलेक्ट्रॉनिकली चलाने के लिए एक प्लान बनाया जिसका नाम क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो देखते हैं, ये लेता है एक होलिस्टिक, इट टेक्स ए होलिस्टिक व्यू, यानी पूरी कंट्रीज के लिए, होल कंट्री ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री को ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव लेगा, ये प्लान, यानी पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट करने का प्लान बनाएगा। तो जो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो कुछ इस तरीके से है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग पब्लिक सर्विसेज क्लोजर टू होम टू सिटीजन्स, यानी कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे जो पब्लिक सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो लोगों के घर के आसपास तक पहुँचाएँ, क्लोजर टू होम टू सिटीजन्स, यानी कि भाई हर कंट्री के स्टेट और हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट और गांव तक में पहुंच जाएगी। तो एज स्टेटेड इन द विजन स्टेटमेंट ऑफ NEGP, जो NEGP की विजन स्टेटमेंट में कहा गया है। NEGP की विजन स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये है मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू कॉमन मैन। हम ऐसा बनाएंगे जिससे सभी गवर्नमेंट सर्विसेज कॉमन मैन, जो आदमी एकदम गांव में रिमोट एरियाज में रह रहा है, उसको भी एक्सेस हो जाए। इन हिज लोकेलिटी, उसकी अपनी लोकेलिटी में जहाँ वो रह रहा है उसके गांव में। थ्रू कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट, यानी कुछ सर्विस डिलीवरी के लिए आउटलेट बनाए जाएंगे जिनके थ्रू बन जाए। एंड एंश्योर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी रिलायबिलिटी ऑफ सच सर्विसेज, यानी हमें ये भी देखना होगा कि भाई वो ट्रांसपेरेंट हैं, यानी जो एक्चुअल में सरकार ने देने के लिए बोला था वही दी जा रही है, रिलायबिलिटी है, भरोसेमंद है या की वो सर्विस या नहीं है। एट अफोर्डेबल कॉस्ट, उनकी कॉस्ट बहुत ही मिनिमल रहेगी। टू रियलाइज द बेसिक नीड्स ऑफ कॉमन मैन, जो कॉमन मैन की बेसिक नीड होती हैं छोटी मोटी, जैसे इनकम सर्टिफिकेट इशू कराना, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड प्रिंट कराना, यानी छोटी छोटी जो नीड हैं या सरकार से कुछ अपनी कंप्लेन करना चाहता है इस टाइप की। गवर्नमेंट अप्रूव्ड NEGP कंप्राइजिंग 27 मिस्ड मोड प्रोजेक्ट MMP। तो जो गवर्नमेंट ने NEGP पास किया उसमें 27 MMP थे और 8 कंपोनेंट्स, और उसके 8 कंपोनेंट्स से ये अप्रूव कब किया था, मई 18, 2006 में। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी कुछ देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, अप्रोच एंड मेथडोलॉजी ऑफ NEGP। NEGP को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, उसकी अप्रोच देखते हैं। अप्रोच के बारे में मैंने एक शॉर्ट बोले तो मेमोरी टेक्निक बनाई हुई है, तो देखते हैं हमारी अप्रोच है। द अप्रोच एंड मेथडोलॉजी एडोप्टेड फॉर NEGP कंटेन फॉलोइंग एलिमेंट। तो इसके एलिमेंट हैं कॉमन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमें इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा कलेक्शन, कॉमन सर्विस सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी गेटवे, यानी कॉमन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो हर तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके और हर तरीके के व्यक्ति को, यानी कॉमन है और जिनसे सपोर्ट मिल सके किसको, NEGP को। गवर्नेंस, सुटेबल अरेंजमेंट फॉर मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEGP अंडर द डायरेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। देखो गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मैनेज करना या किसी चीज़ को, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना। तो जो NEGP है यानी कि एक IT का प्रोडक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो जो गवर्नमेंट की 2 एजेंसी है ना IT में, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग,
पुट इन प्लेस, यानी हमने NIC और CDAC को एक काम दे दिया कि आप गवर्नेंस करोगी कि ये काम हो रहा है सही से या नहीं, मॉनिटरिंग करोगी और इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करोगी NEGP को। उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव एंड डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि देखो प्रोमोटेड थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव टू एंश्योर सिटीजन सेंट्रिक ओरिएंटेशन, एंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ICT। देखो सेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव का मतलब कि पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी कि अपर लेवल से इनिशिएटिव लेंगे कि आप स्टार्ट तो करो, और डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन, और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो वो इम्प्लीमेंट होगी, इंस्टॉल होगी, वो हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के भी जो ब्लॉक हैं, गांव हैं, छोटे छोटे शहर, उनमें हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरीके से। और उसके बाद है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे, और जहाँ पे ज़्यादा हमें रिसोर्स चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा फंड चाहिए, तो वहाँ पे हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ प्राइवेट कंपनी को भी अपने साथ मिला लेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कुछ पैसा गवर्नमेंट लगाएगी और कुछ पैसा प्राइवेट सेक्टर लगाएगा। प्रोग्राम अप्रोच एट नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEGP, वेरियस यूनियन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट and state governments are involved. NEGP is being implemented as a program with well-defined roles and responsibilities of each agency. Program approach देखो, program approach at national and state level, ये पॉइंट कह रहा है कि जो E-गवर्नेंस प्लान जो है NEGP में E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी सारी गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व होंगी और काफ़ी सारी डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के भी होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। तो कौन से डिपार्टमेंट को क्या काम दिया जाए और कौन सी एजेंसी को क्या काम दिया जाए, और जिससे कि हम किसी काम को रिपीट ना कर दें या कोई काम छूट ना जाए, तो इसलिए हम एक प्रोग्राम बना देंगे कि एक टीम बना देंगे कि भाई प्रोग्राम वाइज बना दिए कि इस डिस्ट्रिक्ट में टीम A जाएगी, इस डिस्ट्रिक्ट में टीम B जाएगी, इस तरीके से। यानी देखो NEGP इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज ए प्रोग्राम, भाई इसमें हमने छोटे छोटे प्रोग्राम बना दिए कि इस डिस्ट्रिक्ट में तुम जाओगे, उसके बाद उनके ऊपर एक सीनियर अपॉइंट कर दिया कि तुम चेक करोगे कि इन लोगों ने एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। एंड वेल डिफाइंड रोल्स हैं, उनको रोल बता दिए कि तुम ये काम करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी कि तुम इन लोगों की प्रॉब्लम देखोगे। ईच एजेंसी इन्वॉल्व, जो भी एजेंसी इन्वॉल्व हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे 5 हो गए हैं एलिमेंट NEGP को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फर्स्ट है कॉमन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें कुछ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और जो गवर्नेंस यानी मॉनिटरिंग करेगी वो NIC एंड CDAC के द्वारा होगी, और हमें अप्रोच रखनी है सेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव, डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होगा, इसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर से लगेगा और कुछ पैसा प्राइवेट सेक्टर से। प्रोग्राम अप्रोच होगी, बड़े काम को छोटे छोटे कामों में बांट दिया जाएगा अलग अलग एजेंसी को। तो इसकी एक देख लेते हैं फ्रेंड्स हम अपनी मेमोरी टेक्निक। CS करके गांव गया, वहाँ साइड आई बोले तो एक उसका नाम था यार, पब का नाम ले लो, साइड आई इज ए पब। तो CS करके CS मेरा कंप्लीट हुआ, गांव गया, वहाँ साइड आई में मज़े किए यानी एंजॉय किए पब में। वहाँ मैंने प्रोग्राम अटेंड किया जिसमें मेरा फ्रेंड पीयूष पंत परफॉर्म कर रहा था, यानी मैंने CS किया, गांव गया, साइड आई में एंजॉय किए, वहाँ मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया जिसमें मेरा फ्रेंड पीयूष पंत, जो मेरा स्कूल या कॉलेज टाइम का फ्रेंड था, वो परफॉर्म कर रहा था। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड, CS करके गया, CS का मतलब कॉमन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव गया यानी गवर्नेंस, साइड आई सेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव, डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम अटेंड किया, प्रोग्राम अप्रोच हम फॉलो करेंगे, PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको PPP भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो पीयूष पंत का PP हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो फ्रेंड्स इस तरीके से याद कर सकते हैं। और ये मेमोरी टेक्निक आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल E-गवर्नेंस डिवीज़न NEGD। तो इसके क्या काम होंगे उसे देख लेते हैं।
देखो, जो हमारी NEGP थी, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, NEGP को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक ऑफिस बना दिया, जिस ऑफिस का नाम रखा गया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न। यानी ये डिवीज़न बना दी कि आप उसको करोगे, और ये बनाई किसने है? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारा ई गवर्नेंस का लॉ था उसके अंडर ये काम दिया गया था DIT को, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। DIT ने NEGD, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न बना दी कि अब आप इस काम को देखोगे। अब देखते हैं द कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम अंडर द NEGP, यानी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, considers establishment of institution framework for state level decision making, including setting up of state e-mission team to support state and union territory। देखो, हमने NEGP के अंडर एक कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम के थ्रू फॉर स्टेट लेवल डिसीजन, यानी कि हमने हर एक स्टेट को लेकर चले कि भाई जैसे NEGP एक बड़ा प्रोजेक्ट है होल कंट्रीज के लिए, तो हम जब उसमें प्रोग्राम बनाएंगे तो पहले एक स्टेट के लिए बना देंगे कि ये 50 बंदे हैं, ये स्टेट यूपी में जाएंगे, ये स्टेट MP में जाएंगे, और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाएंगे। यानी हमने स्टेट वाइज डिसीजन लिया, इंक्लूडिंग सेटिंग ऑफ स्टेट ई मिशन टीम। ठीक है, उनके ई मिशन टीम दे दी कि भाई तुम इस तरीके से करोगे, टू सपोर्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फॉर दिस पर्पज Department of Information Technology has created NEGD for taking up the task being carried out by Program Management Unit of NEGP of DIT। यानी NEGD मैनेज करेगा कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एक्चुअल में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, और जो उसके प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे, और किस किस स्टेट में कौन कौन सी टीम जाएगी। एक तरह से उनका पूरा ओवरव्यू देगा, और जो जो एम्प्लॉय, जो जो एजेंसी उस काम में इन्वॉल्व हैं उसको गाइडलाइन इशू भी करेगा और सजेशन भी देगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न। फंक्शन की बात करें तो इसमें देखते हैं, The program management of NEGP following tasks and responsibilities assigned to DIT under the NEGP। ये कह रहा है कि जो प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का, वो टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करेगा जो NEGP के अंडर DIT को दी गई थी, यानी नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसको कौन परफॉर्म करेगा? प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। और प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट किसके अंडर आता है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न के। ठीक है, हेल्पिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEGP बाय वेरियस यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट, प्रीवियस प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट। जो प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट है ना NEGD का, वो क्या करेगा? वो जो भी काम चल रहा है, हेल्पिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEGP बाय वेरियस, यानी उसमें जो बहुत सारी यूनियन मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट लगी हुई हैं उनको हेल्प करेगा। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की बात की गई है, और टेक्निकल असिस्टेंस देगा उनको, जो भी उनको कुछ दिक्कत आती है तो। सर्विंग एज ए सेक्रेटेरिएट टू अपेक्स कमेटी। देखो, सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है ऑफिस, जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है, मिनी सेक्रेटेरिएट होता है, तो एक गवर्नमेंट का ऑफिस होता है वो। तो ये सर्व करेगा अपेक्स कमेटी जो होगी हमारी, जो पूरे NEGD के अंदर एक अपेक्स कमेटी होगी जो होली सोली देखेगी। तो जो प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट होगा वो अपेक्स कमेटी के लिए एक ऑफिस की तरह काम करेगा। अगर अपेक्स कमेटी को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो PMU से बोल सकता है। अंडरटेकिंग टेक्निकल अप्रेजल ऑफ ऑल NEGP प्रोजेक्ट। जो PMU है, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट है, जिसने पूरा काम बांटा है अलग अलग लोगों को, वो क्या करेगा? टेक्निकल अप्रेजल लेगा बीच बीच में कि भाई जितना काम हमने बताया था वो किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या आप टूल्स यूज कर रहे हो, क्या तुम्हारी वो है। टू एग्जामाइन इश्यूज, यानी ये क्या करने के लिए टेक्निकल अप्रेज करेगा?
टेक्निकल आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर यानी किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी बिछा रहे हो। फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड, जो हमने सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बताए थे वही लगा रहे हो या कुछ अलग, और जो उनके स्टैंडर्ड थे वो फॉलो कर रहे हो या नहीं। सिक्योरिटी पॉलिसी को ध्यान में रख रहे हो या नहीं। वे ऑफ सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी किस तरीके से डिजाइन करवा रहे हो जिससे अच्छी सर्विस डिलीवरी एक कॉमन सिटीजन को मिल सके। शेयरिंग ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो हमारा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हम पढ़ के आए थे ना, CSC, SDC, वो सब उनका किस तरीके से हम शेयर करेंगे। अब है फ्रेंड HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस बिल्डिंग। देखो अगर हमने ये टेक्निकल अप्रेजल कर ली, उसके बाद हम ट्रेनिंग देंगे और लोगों में अवेयरनेस बिल्डअप करेंगे कि भाई ये ई-गवर्नेंस है, तो जो लोग इसको हैंडल करेंगे उनको ट्रेनिंग देंगे, और जो लोग इसको यूज करेंगे उनको अवेयरनेस देंगे कि भाई आम जनता, हमने ये आपके लिए इम्प्लीमेंट किया है, आपको जब भी कुछ सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो आप आइए, एक कम चार्जेज पे सर्विस लीजिए। एक्टिंग एज ए सेंट्रल एजेंसी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम एंड प्रोवाइडिंग मैन पावर टू स्टेट ई-मिशन टीम अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। PMU, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, एक सेंट्रल एजेंसी की तरह काम करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग में, एंड प्रोवाइड करेगा मैन पावर। भाई इसका काम क्या है, मैन पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना और अलग अलग डिपार्टमेंट एजेंसी को मैन पावर देना। तो ये जो स्टेट ई-मिशन टीम है या यूनियन टेरिटरी की, उनको मैन पावर देगा। और क्या करेगा, कोर पॉलिसी को फ्रेम करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस देगा, R&D अवेयरनेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अवेयरनेस देगा। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन मैनेजर होगा, उसके अंडर कितने लोग होंगे, कौन सुपरवाइजर होगा, इस तरीके से भी डिफाइन करेगा। देखो जो फंक्शन ऑफ NEGD थे, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन, यहाँ पर देख रहे हो पॉइंट नंबर 1, यानी प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की यहाँ पे बात की गई थी। और ये जो एलिमेंट है ना, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हैं, PMU के, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के। ये इतने 3 और 3 6। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा ये है, पोजिशनिंग ऑफ ए कैपेसिटी बिल्डिंग मैनेजमेंट सेल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर एट स्टेट ई-मिशन टीम विद ट्रेनिंग। ये कह रहा है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग मैनेजमेंट सेल को पोजिशनिंग पोस्ट कर देंगे फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, अच्छी तरह से मैनेजमेंट हो सके किसका, मैन पावर का। कहाँ पर, जो हमने मैन पावर दी है स्टेट ई-मिशन टीम में, विद ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग के साथ में, और सेटिंग अप HR पॉलिसीज, उनकी जो भी रेमुनरेशन और बाकी कंडीशन रहेंगी उनके साथ में। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा NEGD के फंक्शन हो गए। हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है। देखो CA ने, चार्टेड अकाउंटेंट ने कोर पॉलिसीज फ्रेम की विद टेक्निकल अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल के साथ अपनी फर्म के लिए टेक्निकल अप्रेजल, विद टेक्निकल अप्रेजल टू बिल्ड अवेयरनेस फॉर हेल्पिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। यानी भाई देखो CA फर्म है, CA फर्म में भी प्रोजेक्ट आती हैं, ऑडिट के प्रोजेक्ट, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टॉक ऑडिट। तो इन्होंने कोर पॉलिसी को फ्रेम किया टेक्निकल अप्रेजल करने के बाद में, अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए अपने ऑफिस में, फॉर हेल्पिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। तो ये मेमोरी टेक्निक कैसे काम करेगी, देखो CA, चार्टेड अकाउंटेंट, स्टैंड फॉर सेंट्रल एजेंसी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद है टेक्निकल अप्रेजल, भाई ये पॉइंट नंबर D, टेक्निकल अप्रेजल फॉर ऑल NEGP प्रोजेक्ट की आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी का कैसे है, फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, सिक्योरिटी पॉलिसी फॉलो की जा रही हैं या नहीं, सर्विस डिलीवरी किस तरीके से हो रही है या नहीं। और बिल्ड अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस बिल्ड करेगा, उसके लिए हैं। और हेल्पिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी फर्स्ट ऑप्शन है उसमें भी ये कवर हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ आप याद कर सकते हैं।
अब बात करते हैं ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी वाला आ जाएगा। अगर हम आईटी की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, तो जो भी हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं या ऐसा कोई सिस्टम जिससे सर्विस प्रोवाइड की जा सके ऑनलाइन, वो हमारा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो ई गवर्नेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो होंगे स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क डाटा सेंटर सीएससी और एनएसडीजी ऑफ प्रोजेक्ट। तो पहला देखते हैं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसका पहले एक लाइन में हम मीनिंग समझ लेते हैं। पूरे स्टेट के हर, देखो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क में ये होगा, जैसे कि कोई स्टेट है, पूरे स्टेट के हर पुलिस स्टेशन को इलेक्ट्रॉनिक, यानी हर पुलिस स्टेशन के वर्क को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। जैसे एफआईआर दर्ज करना या किसी भाई मुझे अपना स्टेटस जानना है, कोई मेरा कैदी है उसका स्टेटस जानना, देन पूरे स्टेट के डाटा को लिंक कर दूंगा। यानी देखो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क में हम क्या करेंगे, हमारी जो एक स्टेट है, एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन होंगे, सबके काम को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया और उसके बाद में सारी डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरे से लिंक कर दिया। तो ये बन गया स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ पुलिस स्टेशन। इसी तरह से हम एजुकेशन के हर स्कूल का डाटा लिंक कर देंगे उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन का। और ऐसे ऐसे करने के बाद में एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पुलिस स्टेशन, तो ये अगर हम इस तरीके से सारों को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क विच हैज इंटीग्रेटेड सर्विस ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। तो देखते हैं, स्वान इज एन एडवांस्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू और मोर लोकेशन। यानी हमने देखो सारे डाटा को इकट्ठा कर दिया तो हम कहीं से भी कैसे भी किसी भी डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। क्रिएट्स ए हाईवे फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो हमने स्वान क्रिएट कर दिया, यानी सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को लिंक कर दिया, तो एक डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक हाईवे का काम करेगा। भाई मैं नोएडा में बैठा हूँ, अगर मुझे यूपी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर मैं गोरखपुर की मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये एक हाईवे का काम करेगा और मेरे स्टेट की इन्फॉर्मेशन कोई भी मुझे दे सकता है। उसके बाद है मीडियम ऑफ कनेक्टिविटी में भी कॉपर, ऑप्टिकल फाइबर केबल और वायरलेस। यानी जैसा जहाँ पॉसिबल है, ये मीडियम ऑफ कनेक्टिविटी की बात कर रहा है कि ये किस तरीके से कनेक्ट होगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो कंप्यूटर के क्षेत्र में होती हैं वो कॉपर या ऑप्टिकल फाइबर केबल ज़्यादातर यूज होती हैं या वायरलेस से। तो ये फ्रेंड, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट्स एन अप्रूव्ड स्कीम नोन एज स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क टू क्रिएट सच ए कनेक्टिविटी इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू ब्रिंग स्पीड, क्या लाने के लिए, स्पीड, एफिशिएंसी, स्पीड लाने के लिए, और रिलायबिलिटी, भरोसा लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही लाने के लिए इन G2G फंक्शनिंग, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फंक्शनिंग में। टू फीचर्स ऑफ स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के दो फीचर होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, तो ये यूजिंग मल्टी लेयर आर्किटेक्चर। यानी इसमें क्या होगा, देखो वर्टिकल का मतलब होता है या तो ऊपर से नीचे को जाना या नीचे से ऊपर को जाना, इस तरीके से। तो अगर हम स्टेट हेडक्वार्टर के डाटा को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के डाटा को, उसके बाद क्या करेंगे, ब्लॉक हेडक्वार्टर के डाटा को एक दूसरे से लिंक कर देंगे, आइदर इन अपर एंड डाउन। तो ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल अप्रोच, यानी लिंक कर देंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एट ईच टियर आर कनेक्टेड टू द रेस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ कनेक्शन। तो ये हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, यानी दिल्ली स्टेट का पुलिस है ना, पुलिस डिपार्टमेंट यूपी स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट के डाटा से अगर लिंक कर दिया जाएगा ना,
तो वो हमारा बन जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस तरीके से, यानी भाई सेम लेवल के हैं, दोनों सेम लेवल के हैं। तो इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ यूपी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली या एमपी, तो ये सेम लेवल के हो जाएंगे। और इसमें ऊपर नीचे टैंक टैंक। तो ये हमारा फ्रेंड्स हो गया है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टेट डाटा सेंटर की। और स्टेट डाटा सेंटर को हम पहले एक लाइन में समझ लेते हैं। देखो, इसका मीनिंग होता है अगर किसी स्टेट्स के ब्लॉक यानी विलेजेस को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट के डाटा एंड इंफॉर्मेशन को एक जगह पर कलेक्ट कर दिया है फॉर ऑल सर्विसेज, तो वो क्या बन जाता है हमारा स्टेट डाटा सेंटर। यानी हमने पूरे स्टेट के डाटा को एक जगह इकट्ठा कर दिया, यानी स्टेट डाटा सेंटर बन गया। डाटा सेंटर है ना, ऐसा सेंटर जहाँ पे डाटा मिलेगा, किसका, स्टेट का। किस स्टेट का, जिस स्टेट में ये डाटा सेंटर होगा। यूपी में है तो यूपी का, हरियाणा में है तो हरियाणा का। तो स्टेट डाटा सेंटर आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर सपोर्टिंग ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो ये कह रहा है स्टेट डाटा सेंटर एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, यानी इसमें डाटा इकट्ठा हो जाएगा तो भाई काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिल जाएगी। इट इज़ प्रोपोज्ड टू क्रिएट स्टेट डाटा सेंटर फॉर द स्टेट्स टू कंसोलिडेट सर्विसेज, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट डाटा सेंटर को क्यों बनाया गया, कंसोलिडेट करने के लिए सर्विसेज को, जिससे सर्विसेज एक जगह ही मिल जाएं। एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, और G2C और G2B, यानी अगर ये सब कंसोलिडेट हो जाएंगे गवर्नमेंट सर्विस, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम G2G, G2G और G2B सर्विस आसानी से दे सकते हैं। तो दीज सर्विस कैन बी रेंडर्ड बाय द स्टेट थ्रू स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क एंड कॉमन सर्विस सेंटर। यानी ये जो सर्विस है ना, ये वाली, ये किसके द्वारा दी जाएंगी, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के और कॉमन सर्विस सेंटर के। स्टेट डाटा सेंटर सिर्फ हेल्प करेगा, सर्विस कौन देगा, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क और कॉमन सर्विस सेंटर। स्टेट डाटा सेंटर प्रोवाइड मैनी फंक्शनलिटीज़। ये क्या क्या फंक्शनलिटी हमें देता है, लाइक सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट का डाटा इसमें डिपॉजिट होगा। सिक्योर डाटा स्टोरेज, पूरे स्टेट का डाटा सिक्योर होगा। ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसकी डिलीवरी करने में हेल्प करेगा। सिटीजन इंफॉर्मेशन पोर्टल, यानी इंफॉर्मेशन अगर किसी सिटीजन को चाहिए तो ये एक इंफॉर्मेशन पोर्टल है। देखो जीएसटी के पोर्टल पे हम किसका काम करते हैं, जीएसटी का। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन अगर सिटीजन की चाहिए तो हमें सिटीजन पोर्टल। स्टेट इंटरनेट, देखो इंटरनेट आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ के आए होंगे, हमने अपलोड कर रखा, आप देख सकते हैं। तो एक स्टेट के सिटीजन के लिए ये एक इंटरनेट की तरह काम करेगा। डिजास्टर रिकवरी, अगर किसी टाइम पे कुछ एक्सीडेंट या कुछ डिजास्टर हो गया है तो रिकवरी करने में भी हेल्प करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, CSC जिन्हें बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में देखो, मैं सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में एक तो ये आते हैं फंक्शन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, और ये सारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ ही जाते हैं, चाहे वो स्वान हो, SDC हो, CSC हो या NSDG हो। तो देखो इन द ईयर 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया CSC स्कीम को फॉर सेटिंग अप मोर देन 1 लाख इंटरनेट इनेबल्ड सेंटर इन रूरल एरियाज अंडर द NEGP इन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में। 2006 में गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में 1 लाख से ज़्यादा इंटरनेट इनेबल सेंटर के लिए क्या किया, परमिट किया। किसमें, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में। देखो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की यहाँ पे डेफिनेशन समझते हैं। आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी में जाएंगे ना, आप अपने आसपास में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ शॉप के बाहर ना लिखा होता है सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र, या कुछ के बाहर लिखा होगा कॉमन सर्विस सेंटर।
तो उसको हिंदी में वो भी बोलते हैं, जन सेवा केंद्र भी बोल सकते हो या आम सेवा केंद्र, इस तरीके से भी बोलते हैं। तो उसमें कुछ फंडिंग तो किसने लगाई हुई है, गवर्नमेंट ने। कुछ फंडिंग जिन लोगों ने वो खोला हुआ है ना, वो दुकान कह सकते हो दुकान, जिन लोगों ने वो दुकान खोली हुई है उन्होंने कुछ पैसा लगाया हुआ है। वो क्या करते हैं गवर्नमेंट से, अगर वो पैन कार्ड भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 10-20% का डिस्काउंट मिल जाता है उस पर भी। यानी कि कुछ फ़ायदा उनको किसने दे दिया, सरकार ने, और कुछ उन्होंने अपनी सर्विस दी। तो अगर आप पैन कार्ड CSC से अप्लाई करेंगे तो वो हो सकता है आपका 80-90 रुपये में हो जाए। अगर आप बिल्कुल प्राइवेट से कराएंगे तो महंगा होगा। CSC का मतलब कि भाई इसमें पब्लिक का पैसा भी है, यानी सरकार का भी है और प्राइवेट लोगों का भी है। CSC आर डिलीवरी पॉइंट्स फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट एंड सोशल सेक्टर सर्विस इन रूरल सिटीजन एट दियर डोर स्टेप। तो भाई वो तो ठीक है, CSC डिलीवरी पॉइंट हैं रूरल एरियाज में और हर सिटीजन के घरों के आसपास। तो ये कह रहा है एज ऑन 31 दिसंबर 2012 ए टोटल ऑफ 99,247 जो CSC ऑपरेशनल में थे, इन ऑपरेशनल कैटेगरी थे। लेकिन अगर देखो अभी प्रेजेंट की मैं बात करूँ, आप CSC की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया है। यानी कि अब आप CSC अपना रजिस्टर नहीं करा पाएंगे जब तक और रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द वेरियस G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस ऑफर्ड आर, यानी यहाँ पे क्या क्या सर्विस हमें मिल सकती हैं, वो है एग्रीकल्चर सर्विस, RTI अगर हमारा RTI फाइल करनी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नरेगा या MIS डाटा एंट्री, जो नरेगा गाँव में लोग काम करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके डाटा को अपडेट कराना, ट्रांसपोर्ट का देखना कि भाई कौन सी ट्रेन बुक करना, ग्रीवेंस अगर कोई दिक्कत है तो पोस्ट कर देना। ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस में हमारी आ जाती हैं इनकम सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन और इस टाइप के रजिस्ट्रेशन वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट जो होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके ये 4 पॉइंट हैं, ये बहुत ज़्यादा आता है यार, हर दूसरे अटैम्प्ट में, ये तीसरे अटैम्प्ट में आता रहता है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। इन 3 में से ना एक तो आपको 100% देखने को मिल ही जाएगा, स्टेट डाटा सेंटर, CSC और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क में से। इस चैप्टर की वेटेज बहुत अच्छी है, 20 नंबर तक का ये आता है और 12-15 नंबर का तो हर बार देखने को मिलता ही है। इसका लास्ट टॉपिक बचा है ये, और नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे, यानी एक ऐसा गेटवे जो क्या करेगा, सर्विस को डिलीवर करने में हेल्प करेगा। देखो इसका अगर मीनिंग समझे ना सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया के 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को और उनके स्टेट डाटा सेंटर और यूनियन टेरिटरी डाटा सेंटर बना दिए गए, सबको एक जगह अगर हम कलेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे बन जाएगा। ये क्या है, ये एक ह्यूज कंप्यूटर है, बहुत बड़ा कंप्यूटर है, जिसमें पूरी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। देखो हमने पहले क्या करे, स्टेट डाटा सेंटर बनाए, स्टेट डाटा सेंटर में क्या था, पूरे स्टेट की इन्फॉर्मेशन थी, और नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे में पूरे कंट्री की इन्फॉर्मेशन है, नेशनल वाइड, यानी सारे स्टेट के स्टेट डाटा सेंटर को अगर हम लिंक कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे। ये क्या है, ये एक ह्यूज कंप्यूटर है, एक बड़ा कंप्यूटर है, जिसके द्वारा हम नेशनल लेवल पे डाटा को हैंडल कर सकते हैं और डाटा को, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं सिटीजन्स को। तो फ्रेंड्स ये इसकी डेफिनेशन थी, आप ये पढ़ ले सकते हैं। तो ये है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, ए मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कैन सिंप्लीफाई दिस टास्क बाय एक्टिंग एज ए स्टैंडर्ड बेस्ड मैसेजिंग स्विच एंड प्रोवाइडिंग सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ डाटा अक्रॉस। ये क्या करेगा, सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी, यानी एक स्टेट के डाटा को दूसरे स्टेट के डाटा से क्या नहीं करेगा, मर्ज नहीं करेगा, मिक्स नहीं करेगा। अगर सारा डाटा है, कोई व्यक्ति कहाँ से, बेंगलोर से अगर इसमें डालता है तो ये उसको 2 ऑफर देगा, यू वांट टू obtain इन्फॉर्मेशन और डाटा इन इंग्लिश और यू वांट टू obtain इन योर लोकल लैंग्वेज दैट इज इन कन्नड़। तो जैसे वो सिलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको ये डाटा देगा। टाइमिंग, अगर कोई बंदा लंदन से एक्सेस कर रहा है तो लंदन का टाइम दिखाएगा, लंदन के अकॉर्डिंग डेट दिखाएगा।
तो अब देख लेते हैं इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं NSDG के। इसके लिए भी मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई हुई है। लास्ट टॉपिक है। कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखते हैं ये क्या करेगा। टू एक्ट एज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अचीविंग स्टैंडर्ड बेस्ड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन वेरियस ई गवर्नमेंट एप्लीकेशन। ये एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगा स्टैंडर्ड बेस्ड एप्लीकेशन को रन करने में। यानी एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बड़ा कंप्यूटर है, जैसे हमने बात की हुई ह्यूज कंप्यूटर है। एक डिलीवरी गेटवे है, जैसे पेमेंट गेटवे होते हैं ना, बिल डेस्क है ना, तो इस टाइप का ICICI यूनियन बैंक, जैसे अब MC पे पेमेंट करने जाएंगे तो ICICI और यूनियन बैंक है, तो वो एक पेमेंट गेटवे है। उसी तरह से ये क्या है, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या है, एक सिस्टम है जो पेमेंट को डिलीवर करने में हेल्प करता है, और सर्विस डिलीवरी गेटवे क्या करेगा, सर्विस को डिलीवर करने में हेल्प करेगा। तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगा। उसके बाद क्या करेगा, डेवलप करेगा गेटवे मैसेजिंग स्टैंडर्ड। यानी जो इन्फॉर्मेशन इसमें क्या होगी, प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए, यानी मैसेज में प्रोवाइड की जाएगी, मेल में, मैसेज में, या कोई डायरेक्ट आ रहा तो उसको उस तरीके से, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाएगा। स्टैंडर्ड किस तरीके से बनाएगा कि अगर कोई आदमी शुरू में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते टाइम हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता है तो उसको हिंदी में डाटा प्रोवाइड करेगा। अगर कोई व्यक्ति कन्नड़ में करता है तो कन्नड़ में प्रोवाइड करेगा डाटा। और इस तरीके के काफ़ी स्टैंडर्ड ये बना देगा, डेट को लेकर के, फॉर्मेट को लेकर के, इस टाइप के काफ़ी हमें स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएंगे। इनेबल एडिंग ऑफ शेयर्ड वैल्यू इनेबल एडिंग ऑफ शेयर्ड सर्विसेज ऑन द कोर सर्विसेज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखो ये क्या करेगा, जो हमारी कोर सर्विसेज होती हैं ना, उनके साथ जो शेयर्ड सर्विस होती है उनको ऐड कर देगा। एग्जांपल यहाँ पे लें तो अगर मैं एक क्या, देखो अगर मैं MBA में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे, कई बार ऐसा होता है ना, अपने कॉलेजेज में देखते हैं जो MBA BTech या कॉलेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो किस तरीके की सर्विस दे रहे हैं, कोर सर्विस उनकी क्या है, टीचिंग की, कोर्स कराने की। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी है, वो भी वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो क्या है, शेयर्ड सर्विस, एंसिलरी सर्विस है, जिसको वो ही प्रोवाइड कर देते। इनेबल एडिंग यानी कोर सर्विस के साथ शेयर्ड सर्विस भी प्रोवाइड कर दो, जिससे सिटीजन को ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ जहाँ ज़रूरी है, जहाँ जहाँ करना चाहते हैं वहाँ ही, हर जगह नहीं। उसके बाद ये क्या करेगा, इनेबल इंटीग्रेशन अक्रॉस सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, देयर बाई इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी लीडिंग टू ज्वाइंट गवर्नमेंट। देखो ये क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा सेंट्रल की सर्विस को, स्टेट की सर्विस को, लोकल गवर्नमेंट की सर्विस को, जिससे हमें लगेगा कि गवर्नमेंट जो है आपस में जुड़ी हुई है। हेल्प प्रोटेक्ट द लीगेसी इन्वेस्टमेंट। देखो जो हमारा सर्विस डिलीवरी गेटवे होगा उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी होगी, तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट को हेल्प करेगा। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पुराने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर थे, तो उन कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर को भी इस तरीके से ये सर्विस डिलीवरी गेटवे होगा कि उन कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर को भी अपने साथ मिला के एक काम में लगा लेगा। ये नहीं कि भाई ये बेस्ट हो गया, ये ख़राब कर दो। तो जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी पहले, वो भी यहाँ पर काम में आ जाएगी। डीलिंग द बैक एंड डिपार्टमेंट और सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द फ्रंट एंड सर्विस एक्सेस प्रोवाइडर्स। देखो डीलिंग, जो भी हमारा बैक एंड का काम है उन्हें फ्रंट एंड से अलग कर दो। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं टिकट लेने के लिए जनरल का, तो वहाँ पे वो है फ्रंट एंड, यानी मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं टिकट लेने गया, एक पैसेंजर हूँ, तो बैक एंड में क्या काम हो रहा है, वो टिकट कैसे जनरेट हो रहा है, कौन सा कंप्यूटर है, क्या प्रोसेस हो रहा है, भाई मुझे उससे लेना देना क्या। तो हमने वो क्या कर दिया, डीलिंग कर दिया, वो हटा दिया कि जो
कस्टमर है, जो सर्विस रिसीवर है, उसको मत बताओ कि फ्रंट एंड में क्या हो रहा है, बैक एंड में क्या हो रहा है, यानी दोनों को अलग अलग कर दो डिपार्टमेंट को। तो ये करेगा, डीलिंग कर देगा, बैक एंड और फ्रंट एंड को अलग अलग कर देगा। एक्ट करेगा एजेंट की तरह इन इनेबलिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ई गवर्नेंस एप्लीकेशन विद गेटवे एज ए मिडल वेयर टू एंश्योर इंटर ऑपरेबिलिटी। इसमें वही है कि भाई जहाँ से वो जिस लैंग्वेज में मांगेगा, जिस डेट में मांगेगा, उस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करेगा। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट बाई रेशनलाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग सर्विस। अगर हम ये सारे फॉलो करते हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट यानी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसकी एक मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई है, यह है कोर इंफ्रा कंपनी ने, कोर इंफ्रा एक कंपनी है, कोर इंफ्रा कंपनी ने एक स्टैंडर्ड मैसेजिंग गेटवे बनाया अपनी कोर सर्विसेज के लिए एंड अपने सभी ब्रांचेस का डाटा इंटीग्रेट कर दिया, जिससे कॉस्ट रिड्यूस भी हो गई एंड ओल्ड जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर थे वो भी न्यू इन्वेस्टमेंट के साथ काम में आ गए। यानी देखो कोर इंफ्रा यहाँ पे हमारी आ गई है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक एक्ट करेगा एज ए कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टैंडर्ड मैसेजिंग गेटवे है, पॉइंट नंबर 2, गेटवे मैसेजिंग स्टैंडर्ड भी बनाएगा। उसके बाद है कोर सर्विसेज, यानी कोर सर्विसेज के साथ हम एडेड सर्विस, शेयर्ड सर्विस, जो हमारी एंसिलरी सर्विस हैं, ऑक्सिलरी सर्विस हैं, उन्हें भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है। डाटा को इंटीग्रेट कर देगा और कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, और जो पुराने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैं उनको न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ मिला करके काम किया जाएगा, उनमें जो पैसा लगा है उसको वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड ये हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कंप्लीट हो गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कैसा लगा ये मेरे नोट्स और मेरी टेक्निक पढ़ाने की वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।